हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स विजडम एकेडमी में। अब तक हम केवीएस पीजीटी फिजिक्स जो 2023 का पेपर आया था उसके 150 क्वेश्चन नंबर तक हम सोल्व कर चुके हैं, 80 टू 150। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अब हम इसके बाद के जो क्वेश्चन है यानी कि 151 वहां से हम इसको आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो थे, इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट आप करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151, दैट इज व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 67.5 जूल। द मास ऑफ द बॉल इज 150 ग्राम। प्लैंक कांस्टेंट इज गिवन 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second. We have given options. First option 1.04 into 10 raised to power minus 34 meter. 3.27 into 10 raised to power minus 35 meter. Third option है 1.47 into 10 raised to power minus 34 meter. And fourth option है 4.66 into 10 raised to power minus 35 मीटर। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है मास 150 ग्राम एंड जीरो, इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ये 0.15 केजी। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 67.5 जूल एंड दिस इज प्लैंक कांस्टेंट विच इज ए कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.63 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड। We know that de Broglie wavelength, जो de Broglie wavelength होती है, it is given by h by p, and यहां पर जो आपका p है वो मोमेंटम है एंड h जो है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको चेंज करें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में तो ये हो जाएगा √2mk। There is a relation between kinetic energy and linear momentum and that relation is given by P equal to √2mk. And after putting the value of all the parameters 6.63, it is the value of Planck constant, and 2 into 0.15, kinetic energy 67.5. After solving this root we get 45. अगर हम इस रूट को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर हमें 45 मिल जाएगा और इसको भी सोल्व करने पर हमें मिलेगा 1.47 into 10 raised to power minus 34। ओके, 1.47 into 10 raised to power minus 34 मीटर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। Now come to next question. Question number 152. Three particles, an electron, a proton, and an alpha particle, are accelerated through the same potential difference, say 200 volt. What is the rank of these particles according to their associated de Broglie wavelengths? Greatest to least. हमें तीन पार्टिकल दे रखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हमें जो है इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन गिवन है, प्रोटॉन गिवन है और अल्फा पार्टिकल गिवन है और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है वो तीनों के लिए फिक्स है। तो अगर हम लैम्डा देखें, ये हमारा आता है h बाय √2mk और k को भी अगर हम चेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2mqv। ओके, सो यहां पर v कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, m और q जो है वो आपके अलग अलग हो गए अलग अलग पार्टिकल के लिए। तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा √mq के। अगर हम बात करें मास की और चार्ज की, ठीक है, अगर हम प्रोटॉन का मास x लेते हैं तो इसका जो मास है वो 4x हो जाएगा और इसका चार्ज अगर हम E लेते हैं तो इसका पर चार्ज हो जाएगा आपका 2e। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर सेम होगा बट मैग्नीट्यूड का फर्क होगा और जो इसका जो मास होगा वो लेस देन x होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो लेस देन x होगा।
तो अगर हम यहां से कंपेयर करें तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट एम क्यू। ओके, तो यहां पे जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अल्फा का बन रहा है, तो इसके लिए जो वेवलेंथ है सबसे कम होगी। तो अल्फा की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी, तो ये लीस्ट होगा आपका। और इसका जो प्रोडक्ट है वो सबसे कम है, तो इसके लिए क्या होगा, ग्रेटेस्ट। सो अगर हमें जो है ग्रेटेस्ट टू लीस्ट दे रखा है, तो ग्रेटेस्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन अल्फा पार्टिकल। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इससे मैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन कॉमा अल्फा पार्टिकल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फर्स्ट आपको दे रखा है द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट द सेम एज द बाइंडिंग एनर्जी इन एटम्स। Second, the average binding energy per nucleon does not depend on electric charge. Third, the range of nuclear forces is usually few femtometer. Fourth, nuclear forces do not follow inverse square law. यानी आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है। देखिए, अगर मैं फोर्स से स्टार्ट करूं, न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ऑब्वियसली ये फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। इनवर्स स्क्वायर लॉ को न्यूक्लियर फोर्सेस फॉलो नहीं करते। थर्ड, द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस यूजली फ्यू फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर यानी कि 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका मतलब ये भी आपकी जो है बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अब सेकंड पे आते हैं, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपकी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और सेकंड, जो फर्स्ट हमारा जो बचा, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट द सेम एज द बाइंडिंग एनर्जी इन एटम्स। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये सेम नहीं होती, डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइंस द फोटो करंट इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपैरेटस। यानी कि फोटो करंट इनमें से कौन से जो फैक्टर्स है वो डिटरमाइन करते हैं। ए, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। सी, नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल। Using the code given below, select the correct answer. फर्स्ट हो जाएगा आपका A and B only, सेकंड हो जाएगा B and C only, थर्ड हो जाएगा A and C only, एंड फोर्थ है all A, B and C। तो इसमें जो है आपको पता लगाना है कि फोटो करंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो किन पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ए जो है बस सेकंड वाले में नहीं है, बाकी तीनों में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका हट गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाएंगे तो करंट भी आपका जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड जो है, थर्ड जो है सॉरी, नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल, जो नेचर है एमिटर मटेरियल उस पर भी कहीं ना कहीं वो डिपेंड करेगा। सो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। 4 में क्या होगा, ऑल A, B एंड C है, तो इसमें जो है आपके तीनों आ जाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। Match list first and list 2 given below and select the correct answer from the code given below। आपको लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में फिजिकल क्वांटिटीज है एक्स रे फोटोन एनर्जी, बी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सी थर्मल एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, एंड डी है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट।
सो वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है आपका नॉर्मली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो जो डी है वो आपका क्यू से मैच करेगा। अब आप देखो डी क्यू से सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ में मैच कर रहा है। जो दूसरी चीज है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो जो है आपकी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है मैक्सिमम। सो इसमें जो है आपका बी जो है वो एस से एस में आएगा। तो सेकंड वाला भी जो है फर्स्ट और फोर्थ में सेम आ रहा है। तो अब आते हैं हम एक्सरे फोटोन एनर्जी। तो एक्सरे फोटोन एनर्जी जो है आपकी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जो ए है वो आपका आर से मैच करेगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ, सिर्फ फोर्थ में आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 156, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द हाइएस्ट वेवलेंथ। इनमें से जो रेडिएशन है किसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो माइक्रोवेव है आपके पास, गामा रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है एंड एक्स रेज है। तो जो इसका आंसर है वो है माइक्रोवेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो माइक्रोवेव्स की होती है, जो इसमें गिवन है। ठीक है, इसमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157, इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज /r करेक्ट। A, radius of orbit of an electron having principal quantum number n is directly proportional to n square। ये तो भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो रेडियस है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ही होती है। B, the magnitude of potential energy of electron in any orbit is always equal to kinetic energy of electron। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन हमारा पहले आया हुआ है। आप अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे या प्रीवियस वीडियो देखोगे केवीएस वाले, तो उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में आपका इसी तरह का आया हुआ है एनर्जी बताने के लिए। और मैंने भी वहां आपको बताया था कि आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक्सप्रेशन या रिलेशन आपको याद है तो आप बता सकते हो। तो एक्चुअली में यहाँ पे बोला गया कि मैग्नीट्यूड जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का वो इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो ये बिल्कुल गलत है, इक्वल नहीं होता मैग्नीट्यूड। देन सी जो है वो है द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ये भी गलत है, n स्क्वायर के जो है आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, n के नहीं। तो सी और बी दोनों गलत है, ए करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए ओनली। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, ए हाइड्रोजन एटम इज इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इट एमिट्स ए फोटोन इन जंपिंग to a state of energy 12.09 electron volt. The time period of electron in orbit in initial and final state are T1 and T2 respectively. The ratio of T1 to T2 is 3, 9, 18, 27. तो इन चारों में से हमें सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम एक ट्रिक का यूज करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिससे हम इसे डायरेक्ट जो है सोल्व कर सकते हैं बिना डिटेल में जाए। और वो फॉर्मूला होता है कि अगर किसी nth ऑर्बिट में हमें टाइम पीरियड बताना हो तो Tn इज इक्वल टू T0 nq। n जो है वो nth ऑर्बिट होता है। तो फॉर सेकंड स्टेट अगर सेकंड स्टेट की बात करें तो n की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 3। और फॉर ग्राउंड स्टेट n जो होता है वो आपका होता है 1। अब यहां पर जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी एटम जो है वो इस वाली स्टेट में है, तो ये इसकी इनिशियल स्टेट है। और इनिशियल स्टेट के करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड उसने देखा T1, और ये इसकी फाइनल स्टेट है और इसके करस्पॉन्डिंग ले रखा है T2। सो जब हम T1 डिवाइड बाय T2 करेंगे तो ये बेसिकली हमारा इक्वल आ जाएगा N1 क्यूब डिवाइड बाय N2 क्यूब। और N1 जो है वो आपका इक्वल है, ये N1 हो गया और ये N2 हो गया। तो N1 है आपका 3 क्यूब और ये है 1 क्यूब। सो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 27।
सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 27 यानी ऑप्शन नंबर 4। सो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट डिटेल में ना जाके, कैलकुलेशन में ना जाके, इस तरह की ट्रिक यूज करके कर सकते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। ऑन फॉरवर्ड बाइजिंग ए पीएन जंक्शन डायोड द डिप्लीशन लेयर विद डिक्रीजेस एंड बैरियर हाइट इज रिड्यूस्ड। सेकेंड आपका दे रखा है डिप्लीशन लेयर विद डिक्रीजेस बट द बैरियर हाइट इज इनलार्ज्ड। थर्ड आपका दे रखा है डिप्लीशन लेयर विद इंक्रीजेस बट द बैरियर हाइट इज इनलार्ज्ड। एंड फोर्थ है डिप्लीशन लेयर विद डिक्रीजेस बट द बैरियर हाइट रिमेन्स अनचेंज्ड। फॉरवर्ड बाइजिंग में होता गया सो यहां पर हमने जो है नेगेटिव वाले को कनेक्ट करा है एंड साइड से, और पी वाला तो हमारा जो पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो एक्चुअली होता क्या है फॉरवर्ड बाइजिंग में, फॉरवर्ड बाइजिंग में हमारी जो वोल्टेज है वो अपोज करती है बैरियर पोटेंशियल को। तो बेसिकली जो इसकी डिप्लीशन विद है वो डिक्रीज होती है, और डिक्रीज पूरी तरह से नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो रहेगी, ठीक है। और जो बैरियर हाइट जो आपकी दे रखी है वो भी आपकी क्या होती है, रिड्यूस होती है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वो बैरियर हाइट कम होती चली जाएगी। सो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। A small block of 8 kg is suspended by a rope of length 3 meter from a ceiling. A force of 60 Newton in the horizontal direction is applied in the midpoint P of the rope. As shown in figure, the angle theta the rope makes with the vertical in equilibrium is take G equal to 10 meter per second square. आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और डायग्राम दे रखा है। सो ये आपका डायग्राम है इस क्वेश्चन का। ये रोप दे रखी है और इस तरह से मास आपका कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक जो फोर्स है वो 60 न्यूटन का लग रहा है। ये ऑप्शन है tan इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 1/2 एंड tan इनवर्स 2/5। सो हमें जो है एंगल थीटा निकालना है। तो अगर आप देखोगे कि इस मास की वजह से एक नीचे फोर्स लगेगा mg एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू 80 न्यूटन। जो g की वैल्यू है वो यहाँ पे 10 ले रखी है, तो 8 इंटू 10 आपका हो जाएगा 80 न्यूटन। अब जितना ये नीचे लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो उतना ही ये टेंशन लग रहा होगा। तो यहां पर ये जो टेंशन है ये वाला, इसको हम डैश ले लेते हैं, ये टेंशन आपका 80 न्यूटन के इक्वल होगा। अब अगर देखें तो इधर 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहां पर ये जो रोप है ये थीटा टेंशन लगा दी होगी विद सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल। सो यहां पर इसके हम कंपोनेंट रिजोल्व कर देते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा t cos थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा t sin थीटा। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें और उससे हम कंपोनेंट फाइंड आउट करें, तो यहां पे जो हमारे कंपोनेंट है t sin थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन, और t cos थीटा, क्योंकि ये t डैश के इक्वल है और t डैश जो है वो 80 न्यूटन के इक्वल है, इसीलिए यहां पर ये 80 न्यूटन आ जाएगा। सो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, 60 डिवाइड बाय 80 कैंसल, तो ये आपका आ गया 3/4, और यहां पे ये हो गया tan थीटा विल बी इक्वल टू 3/4। सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। सो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 3/tan इनवर्स 3/4। Okay, next question. Question number 161. A person having mass 60 kg is moving in uniform circular motion on a horizontal surface which is frictionless. The radius of circle is 5 meter. The centripetal force applied is 50 Newton. What is the amount of work done by the force when the person moves through one half of a rotation? ठीक है, यानी कि अगर आपका एक
सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में वो पर्सन यहां से रोटेट करता हुआ यहां आता है, तो हमें बताना है कितना उसने वर्क डन किया होगा। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो सेम रहेगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। डायरेक्शन चेंज होगी पर आपका जो है कोई भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा वेलोसिटी का। तो इस केस में अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये इसका जो है रेडियस वेक्टर हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, तो इस केस में जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डिस्प्लेसमेंट की भी होगी। तो इस केस में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन मैं आपको बता दूं, ये है आपके एक्सेलरेशन की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये है वेलोसिटी, और वर्क डन जो होता है वो होता है आपका एफ डॉट डी एस, दैट इज एफ डी एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी एस। तो फोर्स की डायरेक्शन किससे पता लगती है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस केस में जो आपका वर्क डन आएगा वो 0 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 162, टू कंजर्वेटिव फोर्सेस F1 and F2 acts simultaneously on an object of mass m. The work done by them over a closed path are given in two cases as follows. Equation आपको दे रखी है W1 work done and W2. What is the relationship between W1 and W2? देखिए, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स कुछ वर्क डन करता है तो जितना वर्क डन वो जाते समय करेगा उतना ही वर्क डन आते समय भी होगा। That is why the total work done in a closed path by a conservative force is always 0. तो इस केस में W1 जो है और जो W2 है, जैसे कि ये दो पॉइंट है, यहां से एक बार वो ऐसे गया तो ये W1 हो गया, और फिर वो क्लोज पाथ कर रहा है तो ये आपका W2 हो गया। तो जितना वर्क डन इस पाथ में किया होगा उतना ही इसमें भी करेगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो वो एक क्लोज पाथ में आपका जो टोटल वर्क डन है वो 0 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, W1। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 163, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v. Which one of the following statement is correct for the angular momentum of this object? फर्स्ट आपको दे रखा है इट वैल्यू इज ऑलवेज 0, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज नॉन जीरो, इट्स वैल्यू इज 0 ओनली वंस ड्यूरिंग इट्स जर्नी, इट्स वैल्यू इज 0 ओनली इफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू द ओरिजिन। देखिए, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय आर क्रॉस पी, दैट इज आर पी साइन थीटा। तो ये जो है हमेशा इन दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट होगा। इट्स वैल्यू इज 0 ओनली इफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास होगी, ठीक है, तो पोजीशन सेम हो जाएगी 0 0, तो उस केस में जो है आपका आंसर R0 हो जाएगा ना। तो उस केस में जो आपका आंसर है वो जो है एक तरह से 0 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 164। A cord of negligible mass is wound round the rim of a flywheel. The mass and diameter of the flywheel are 10 kg and 20 centimeters respectively. Now the cord is pulled down steadily as shown. What is the angular acceleration of the flywheel? The flywheel may be accelerated as the rigidly mounted on a horizontal axle and as it bears no friction. फ्लाईव्हील आपको पता ही होगा, 11th क्लास में बहुत एक लंबा लेक्चर दिया जाता है फ्लाईव्हील के ऊपर। गाड़ियों में भी यूज होता है, बहुत सारे जो आपके गन्ने के जूस की निकालने की मशीन होती है उसमें भी यूज करते हैं। तो एक रैंडमली हैंगिंग जो आपका व्हील होता है उसको हम कह सकते हैं
गांव में भी यूज किया जाता है। सो यहां पर पूछा गया है कि ये जो फ्लाई व्हील है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। सो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अगर हम रिलेशन देखें टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू टाउ डिवाइड बाय आई, और ये आपका हो जाएगा एफ इंटू आर, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस केस में ये आएगा 1/2, क्योंकि ये क्या है डिस्क दे रखा है आई थिंक आपको फ्लाई व्हील जो है, हाँ ठीक है। तो ये आपका जो है एक तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/2 mr²। अब यहां पे क्या क्या चीजें गिवन है आपको, फोर्स जो है वो डायग्राम में गिवन है दैट इज 10 आर, रेडियस जो है आपकी 20 सेंटीमीटर है, नहीं डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 10। इसके बाद ये 1/2, मास आपका 10 है, देन अगेन ये आपका 20 सेंटीमीटर डायमीटर है तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, एक चीज और है यहां पे, अभी हमने सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट किया तो इसके लिए मैं क्या करता हूं यहाँ पे 10⁻⁻2 और नीचे जो है 10⁻⁻4 आ जाता है। ठीक है, इजी रहेगा। पहले देख लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये 0 ये कट गई, और यहां से ये तो ये आ गया 1/5। अब पावर को सोल्व करते हैं तो ये हो गया 1/10⁻², ऊपर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, और 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट है। तो आंसर आ गया रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Two statements, question number 165, two statements are given below. One is labeled as assertion and other as reason. Select the correct answer using the code given below. Assertion: if temperature is increased, fundamental frequency of an open pipe will increase. Reason: the fundamental frequency of an open pipe is directly proportional to the speed of sound wave, and with increase in temperature the speed of the sound waves increases. टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है ओपन पाइप की वो इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी वेलोसिटी पर। ठीक है, और वेलोसिटी आपकी जो है वो टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल होती है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेलोसिटी भी आपकी बढ़ेगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द speed of sound wave, and with increase the temperature the speed of sound waves increases. तो रीजन भी ठीक है, assertion भी ठीक है, and reason is the correct explanation of the A. तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड, जिसमें A ऑप्शन दे रखा है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166। द गिवन सेगमेंट ऑफ ए सर्किट match the following list and list first and second for VAB। आपको जो डायग्राम गिवन है वो है ये, यहां पे A है, ये आपका B है, रजिस्टर की वैल्यू 2 ओम है, और वोल्टेज जो है आपको 10 वोल्ट दे रखी है, ये करंट है। ठीक है, हमें मैच करना है कि कौन सा सही है, मैचिंग है बेसिकली। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। VAB हमारे लिए लिखा हुआ है, तो VAB यानी कि अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ लगाना, तो पहले आपका अगर पॉजिटिव आया है तो ये हो जाएगा 10। एक चीज मैं आपको बता दूं, किरचॉफ लॉ जो है हर टीचर अपने ढंग से करवाता है, तो मेरा करने का ढंग थोड़ा अलग है, बाकियों का अलग हो सकता है, डिफर कर सकता है, बट आंसर जो है सबके सेम ही आते हैं ऑलमोस्ट। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलत करवा रहे। तो 10 हो गया। अब क्योंकि करंट जो है वो आपका इस तरफ फ्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, तो यहां पे आएगा -2i। तो इक्वेशन आपकी ये बनेगी। अगर इसमें मैं 5 पुट करता हूं तो 5 इंटू 2 10, 10 -10 ये होगा 0। तो A जो है वो आपका Q से मैच करेगा, और अगर 0 कर देता हूं तो जो आपका B है वो आपका P से मैच करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक ही है, सिंपली एक निकाल लोगे तो बाकी सारे भी आपके निकल जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2।
Now come to next question. Question number 167. An electric dipole of dipole moment 2 into 10 raised to the minus 8 coulomb meter is placed in a uniform electric field of magnitude 6 into 10 raised to the 4 Newton per coulomb such that the axis of dipole makes an angle of 30 degree with the direction of field. The magnitude of torque, जो टॉर्क होता है आपका, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है, सो ये हो जाएगा पीई साइन थीटा, और पी को हम लिख सकते हैं 2AQ ई साइन थीटा। क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली दी हुई है, तो इसकी पूरे की वैल्यू लिख लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁸ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको गिवन है वो है 6 इंटू 10⁴, और साइन जो है वो आपका 30 डिग्री यानी कि 1/2 हो जाएगा। सो इसको अगर मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्ट 1/2, तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 6 इंटू 10⁻⁴। सो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। Now come to the last question of this video, that is question number 168. Let Ng, N alpha, N beta and N gamma be the refractive indices of ground glass for red, yellow, blue and violet colors respectively. Which of the following sequence is correct? यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए ज्यादा होगा? देखिए, जो जितना ज्यादा डाइवर्ट करती है लाइट उसके लिए हम कहते हैं उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जो वॉयलेट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा और रेड का सबसे कम होगा। तो यहां पर अगर मैं तीनों देखूं तो जो ऑर्डर 3 है यानी ऑप्शन 3 है वो आपका ठीक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। अब इसमें कुछ बहुत कम क्वेश्चन बच गए जो हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।